हेलो दोस्तों, आपका वापस से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और सर ने जो आज आदित्य सर ने जो आपको दिया है आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक लगाने के लिए, उसके जीएस वाले पोर्शन को देखेंगे। और हम लोग फटाफट देखेंगे क्योंकि टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमें 50 क्वेश्चन को जल्द से जल्द और कम से कम समय में उसका एनालिसिस देखेंगे और उसका जो आउटकम है, उसके बाद आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, साथ में हम वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। देश के केंद्रीय बैंक का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही बात है, आरबीआई यही करता है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है, नहीं, आरबीआई ये काम नहीं करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो कभी भी डायरेक्ट जनता से क्या नाम है वो धन स्वीकार नहीं करेगा। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है और यह देश की मुद्रा जारी करता है। ठीक है, आरबीआई जो है वो सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में, सरकार आरबीआई से कर्ज भी लेती है और जमा भी करती है, और देश की जो मुद्रा जो जारी करता है वो आरबीआई ही करता है ना, मगर यह जनता से, आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। या चलिए आरबीआई के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था आरबीआई का। ठीक है, और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। यहाँ पे मैं जगह लेके लिखता हूँ। देखिए, आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे, पहले गवर्नर वो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और आपके तत्कालीन गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। ठीक है, और जब इसका क्या कहते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय कौन गवर्नर थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो इस समय उसकी राशि कितनी थी? 5 करोड़ रुपए के साथ स्थापित हुई थी। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना करी? ठीक है, तो हरिहर और बुक्का आप लोगों ने सुना हो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत जो था वो थोड़ा स्वतंत्र हो गया था, तो वहीं पर एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर और एक कौन सा राज्य था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो किसके किनारे था? वो था आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी के किनारे था। ठीक है, देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और उसके बाद इसका जो विजयनगर था वो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। और हरिहर द्वितीय जो था विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। यहाँ पे इसकी उपाधियाँ अक्सर पूछ लेता है हरिहर द्वितीय की। हरिहर द्वितीय की क्या उपाधि है? हरिहर द्वितीय की महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी। और बुक्का प्रथम ने, हरिहर प्रथम के बाद जब बुक्का प्रथम शासक बना तो बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण करी थी? ये आपको हिस्ट्री में अच्छे से एकदम बताया जाएगा। ठीक है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करी थी। और ये आपका एग्जाम में पूछ देता है हरिहर द्वितीय और बुक्का प्रथम की उपाधियाँ। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करना है। औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करना है। देखिए आपका बालको कहाँ पर है? बालको आपका कोरबा में है। देखिए बालको आपका कोरबा में पड़ता है। और इसको कहाँ पर है? आपका बर्नपुर में है। इसको आपका देखिए ए, बर्नपुर में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिलाइए। देखिए पहले का सी हो गया, पहले का सी और दूसरे का ए, तो हमारा ऑप्शन सी है। बाकी का आपको अगर नहीं भी पता है तब भी केवल अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपका तुरंत मिला लीजिए। अब मान चलिए यहाँ पर भी पहले का सी दिया है, दूसरे का ए दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन और आप लोग चेक कर लीजिएगा। आईसीएफ आप लोगों ने सुना होगा, चेन्नई में पड़ता है। देखिए आईसीएफ चेन्नई। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? और ये क्वेश्चन शायद ही कोई एग्जाम में हो जिसने पीवाईक्यू पढ़ा होगा या जिसने कोई एग्जाम दिया होगा। शायद ही कोई ऐसा जीएस का टीचर होगा जिसने इसको पढ़ाया ना हो। हॉर्नबिल महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन तो यही है। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में मनाते हैं। और कितने दिनों के लिए मनाते हैं? ये 10 दिनों के लिए मनाते हैं। ठीक है, और हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। फिर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन
पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं, इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ए चाप झील, विसर्प, बाढ़ का मैदान या तटबंध। तो इनको हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। जब नदियाँ इति का नाम है मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं तो विसर्प का निर्माण करती हैं। ठीक है, और विसर्प आंशिक रूप से निक्षेप या अधिकांश रूप में क्षैतिज या लंबवत अपर्दन का परिणाम होते हैं। ठीक है, ये एस आकार के होते हैं। विसर्प जो होते हैं वो एस आकार के बनते हैं। ठीक है, जैसे नदी यहाँ से आई, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। नदी इस तरीके से बह रही है तो ये मोड़ पर बहते बहते इस तरीके से विसर्प बना लेती हैं। ठीक है, ये नदियाँ आते आते विसर्प बना लेती हैं। और उसके बाद मान के चलिए जो विसर्प जब बनाती हैं तो अपने साथ लेकर जो अवसादें आती हैं तो वहाँ पे एक अवसादों को जमा करती जाती हैं। तो उन अवसादों के जमा करने से हमें क्या मिलता है? प्राकृतिक तटबंध मिलते हैं। ठीक है, या बाढ़ का मैदान बनता है। ठीक है, अत्यधिक अवसाद के कारण जब नदी अपने साथ लाया गया अवसाद अपने अपने ही तल पर निक्षेप करने लगती है तो नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वहाँ पर अवसादों का जमा होता रहता है और इन अवसादों के जमा को हम क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान कहते हैं। और इससे निर्मित समतल व चौरस मैदान को बाढ़ का मैदान कहते हैं। और जब नदी का घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प मार्ग को छोड़ देती है। जैसे बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे मुड़ गई, बहुत ज़्यादा मुड़ते मुड़ते बहुत ज़्यादा मुड़ गई तो ये यहाँ से सीधे तक कट जाती है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये आपका चाप झील बन जाता है, चाप के आकार का, इसे चाप झील कहते हैं। ये आपको भूगोल में एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो फिर देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रकृति की औसत मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी की महाद्वीप की भूप्रकृति की औसत मोटाई आपका 30 किलोमीटर है। ऑप्शन बी 30 किलोमीटर। ठीक है, और जो भूप्रकृति है वो किससे बनती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो अरे यार, सिलिकॉन और प्लस एल्यूमिनियम से बनती है, इसीलिए इसे भूप्रकृति को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, सियाल। ठीक है, फिर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो अभी मैंने कल इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि आपको एक एक पुरुष साक्षरता दर और भारत में टोटल कितनी साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। फिर देखिए आठवां, अभी इस क्वेश्चन के बारे में कल मैंने पूरा एकदम डिटेल में, जो SSC GD वाला जो मॉक लगाए होंगे उनको एकदम पता होगा, तो इसलिए मैं अभी से ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर देखिए आठवां, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत, कजरी, हिंदुस्तानी संगीत या चैती। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का पड़ता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, कुचिपुड़ी आपका पड़ता है कहाँ का पड़ता है? ये दक्षिण भारत में पड़ता है आपका। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और ये आपका कर्नाटक संगीत का भाग है, कर्नाटक संगीत का भाग है। कर्नाटक संगीत के जो 3 संत हुए इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता था। इनका नाम क्या था? त्यागराज, मूल स्वामी था, हाँ त्यागराज, मूल स्वामी और श्याम शास्त्री। और देखिए जो हिंदुस्तानी संगीत होता है उसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ब्रज, मराठी इत्यादि तमाम तरीके की भाषाओं का मिलन होता है। ठीक है, तो हमारा कुचिपुड़ी किसका भाग है? कर्नाटक संगीत का। और हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा नृत्य है? हिंदुस्तानी संगीत का आपका कथक है। ठीक है, फिर देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ए हम्पी हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन ही सही है। हम्पी महोत्सव जो है उसे ही हम लोग विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति का चयन कितने सालों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, ये आपका सही है। फिर उसके बाद गलत पूछा है ना बताने के लिए, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी आपका सही है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तीसरा कह रहा है आपका, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने हुए इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपकी सही है। देखिए जो राष्ट्रपति को हटाने के बारे में जो इसमें लिखा गया है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है और कहीं नहीं लाया। पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर लोकसभा उसे पारित करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है 10वें का। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, लाहौर, कलकत्ता, सूरत या बॉम्बे? तो देखिए जो भी ईश्वरचंद विद्यासागर या थोड़ा भी इतना नाम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको एकदम से पता होगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता वाले एरिया में सक्रिय थे। तो जाहिर सी बात है कहाँ पर ये बंगाली थे तो कहाँ पर इतिका नाम अपना जब सक्रिय जहाँ रहेंगे वहीं पर स्कूल की स्थापना करेंगे, कलकत्ता में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो PYQ और थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस के ऊपर हो जाती हैं। और इन्होंने कब स्थापना करी थी? 1855 में करी थी। ठीक है, और देखिए कलकत्ता में प्रथम बालिका स्कूल, ये भी आप लोग यहाँ पर ये मैं अच्छे से पूरा एकदम लिख देता हूँ। देखिए कलकत्ता में
पहली बालिका स्कूल, पहली जो बालिका स्कूल थी, बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय कब खोला गया था? पहला बालिका विद्यालय आपका खोला गया था 1849 में, ठीक है। और दूसरा आपका कौन कौन खोले थे? आपका दूसरा नहीं, पहला आपका खोला गया था 1849 में, और उस स्कूल का क्या नाम था? बेथुन बालिका स्कूल। और देखिए, और आपका सावित्रीबाई ने 1851 में, सावित्रीबाई ने 1851 में, सावित्रीबाई ने 1851 में खोला था महिलाओं के लिए पहला स्कूल, ठीक है। और सावित्रीबाई जो थी, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, और उनको क्या माना जाता है? उनको भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। एक सेकंड मुझे रुक जाइए, ये पहले अच्छे से रख लेने दीजिए, क्योंकि 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, गर्मी बहुत है पानी पीने का। चलिए अब हम लोग लगातार देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? सालबाई की संधि क्यों हुई थी? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। सालबाई की जो संधि हुई थी वो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था, और कब से कब तक हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच में प्रथम आंग्ल युद्ध। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप सालबाई की संधि हुई थी। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? 1775 से लेकर आपका 1782 तक, 1782 तक चला था, ठीक है। और इसी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि रघुनाथ राव जो था उसने सूरत की संधि करी थी अंग्रेजों के साथ 1782 में, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं आपका पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, पेशवा बनने के लिए। ये जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि सालबाई की जो संधि हुई थी वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ही परिणाम थी। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। फिर देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? काल वैसाखी शरद ऋतु की हवा, शरद ऋतु की हवा काल वैसाखी नहीं होती, लू गर्म हवा, ये हमारा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। लू इस समय आप लोगों का बही रहा है, और प्रैक्टिकल के रूप में सोचेंगे तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लू जो है वो गर्म हवा होती है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेशों में चलने वाली शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। भारत में लू उन अति तप्त हवाओं को कहते हैं जिनका तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपका 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है लू का तापमान। और आप लोग बच के रहिएगा, लू वगैरह आजकल लग रहा है तो एकदम तुरंत डायरेक्ट भगवान के दर्शन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और जो ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल के राज्यों में जो तीव्र जो आर्द्र हवाएं चलती हैं उनको इति का नाम है, जो गरज के साथ जो वर्षा करती हैं तो उनको क्या कहते हैं? पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। ये आपको भूगोल में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पर समय की कमी है, क्वेश्चन ज़्यादा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो ये क्रिकेट के इति का नाम जो धुरंधर है उनको तो पता ही होगा, 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक होती है, ठीक है। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 व 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन, ये जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। हर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता कि जो भी क्वेश्चन आएगा मेरे सामने मैं उसे छोड़ूंगा, और ना ही हर क्वेश्चन को आप लोग स्वाभिमान बना के करिएगा कि ये अरे ये मुझसे हो, मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं जरूर इस तरीके से स्वाभिमान वाले माइंड से करेंगे तब तो आप लोग को एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो छोड़ने के लिए होता है। हालांकि इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है नागपुर सड़क योजना, ठीक है। ये मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद गूगल करना पड़ा और इति का नाम देखना पड़ा था। फिर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ था? 16वां नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि 1 वर्ष पहले कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हुआ था? तो हमारा ऑप्शन डी, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा। जब रक्त में anti-HIV बॉडी कम हो जाएंगी तो समझ लीजिए कि वो रक्त से एड्स संक्रमित हुआ था, ठीक है। और HIV का पूर्ण रूप क्या है ये तो आप लोग बताइए, ठीक है। HIV का पूर्ण रूप आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ। और HIV को टेस्ट करने की अब कई सारी इति का नाम पद्धतियाँ हैं, उसमें से देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कई। जैसे पहली है आपकी एलिसा परीक्षण, एलिसा जांच, ठीक है, एलिसा जांच से पता चलता है। फिर CD सेल्स से CD सेल काउंट से काउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका सबसे वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी आप लोगों से एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है। देखिए वेस्टर्न ब्लॉट,
ठीक है, ये कुछ पद्धतियाँ हैं जिनसे आपका पता किया जाता है कि आदमी को HIV है या नहीं है। फिर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। आप लोग प्रकाश और प्रकाश गतिकी साइंस वाले पोर्शन में एकदम डीप में पढ़ के जाइएगा, हो सके तो 9-10 का उठा लीजिएगा, 9-10 वाले में जो क्वेश्चन दिए उनको करके जाइएगा, क्योंकि RPF में जो है वो आपका डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन का नाम में भौतिक विज्ञान नहीं पूछता है, और एक क्वेश्चन जरूर प्रकाश गतिकी से आता है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। खैर चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अवतल दर्पण के यहाँ फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, F इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और U वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है U बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आपका आवर्धन को हम लोग M से दर्शाते हैं। आवर्धन M का सूत्र क्या होता है F/F माइनस U, ठीक है। आवर्धन ज्ञात करने का ये सूत्र है, ठीक है। देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उत्पन्न आवर्धन होगा। तो देखिए जो अवतल दर्पण में U होता है, U बराबर, U को माइनस U से नोट करिएगा, U बराबर माइनस U होता है, ठीक है, माइनस U से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर F कितना दिया हुआ था आपका -50, ठीक है। और फिर उसके बाद F बराबर -50 है, और माइनस फिर उसके बाद -40, -50 बटे -50, और ये आपका यहाँ पर आप लोग तो जानते हैं कोष्टक खोलेंगे तो ये +40 हो जाएगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, माइनस माइनस उड़ गया, ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, और जो वस्तु की दूरी होती है वो भी नेगेटिव होती है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी को पॉजिटिव में दर्शाते हैं, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ 9-10 का जो आपका प्रकाश गतिकी वाला पोर्सन है उसे एकदम चाट जाइएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि साइंस वाले क्वेश्चन डीप में आते हैं वहाँ पर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, ठोस वाला ही। ठोस में ही सबसे तेज गमन करती है। देखिए ध्वनि की चाल कैसे होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, ठीक है। फिर ठोस के बाद आप का किस में होती है, द्रव में होती है, द्रव के बाद गैस में होती है, ठीक है। फिर देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह विषमांग मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहता है। संतृप्त विलयन, कोलाइड, या असंतृप्त विलयन या निलंबन। जब पूरे माध्यम में विलय के कण जो घुलेंगे नहीं तो उनको क्या, जब निलंबित बने रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे, ठीक है, निलंबन कहेंगे, ठीक है। और देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा अधिकतम मात्रा में घुली होती है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय जो होते हैं वो जो घुलते हैं, और विलायक जो होते हैं जो घुलाते हैं, ठीक है। जैसे पानी और चीनी का जो मिश्रण होता है उसमें जो पानी है वो आपका विलायक है, और चीनी जो है वो विलेय है। खैर छोड़िए, इसका जब एकदम डीप में कराएंगे तब आपको हम लेक्चर, इसका क्लासेस लगेंगी तब हमको एकदम अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन हमको करना है। फिर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना क्या कहलाता है। तो आपका हमारा जब CaO जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और आपका अपघटन, ऑक्सीकरण और क्या कहते हैं, अपचयन, आपको कल मैंने एकदम डीप में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो लोग कल की क्लास देखे होंगे उनको एकदम अच्छे से मैंने बताया था। फिर देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। राजा धीराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजा राज प्रथम। तो वो गजनी का सुल्तान जो था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और समकालीन वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप लोग RPF जो भी RPF का एग्ज़ाम देगा वो हिस्ट्री में क्या नाम है, समकालीन क्वेश्चन वाले टाइप के जो हैं उनको डेट्स को थोड़ा आप लोग ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। डेट्स वाले क्वेश्चन भी मैं डेट को कैसे याद करते हैं वो मैं किसी एक अलग वीडियो में बनाकर बता दूंगा, ठीक है। देखिए राजेंद्र प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, 1014 से लेकर आपका 1044 AD तक, ईस्वी यानी कि, ठीक है। और सुल्तान महमूद का कब से कब तक था, 998 से लेकर कब तक था आपका 1030 तक, ठीक है। फिर देखिए सर ए गुल फरोसन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सर ए गुल फरोसन उत्सव अकबर द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था सर ए गुल फरोसन उत्सव। और ये आपका दिल्ली में मनाया जाता है, जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा, दिल्ली में मनाया जाता है और अकबर द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था। फिर देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी कर किस रूप में लिया जाता था। जबरन श्रम के रूप में, फसलों के रूप में, भू राजस्व या नकदी। तो ये वेट्टी कर जो होता था वो आपका जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, ठीक है।
किस रूप में लिया जाता था? जबरन श्रम के। और जो भू राजस्व होता था उसको क्या कहते थे? कदमई कहते थे, कदमई। मिट्टी कर जो था वो जबरन श्रम के रूप में हुआ करता था, और भू राजस्व कर को क्या कहते थे? कदमई कहते थे। और भूमि माप की जो इकाई थी चोल काल में वो क्या थी आपकी? वेल्ली। भूमि माप की इकाई वेल्ली थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भूमि माप की इकाई क्या थी? वेल्ली। जैसे अकबर के काल में क्या थी? गज इलाही थी ना, उसी तरीके से भूमि माप की इकाई जो थी चोल काल में वेल्ली थी। फिर देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे आपके मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो क्या थे? ध्वजवाहक भी थे। मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम। मैरी कॉम आपकी मुक्केबाज हैं, ठीक है। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, मैरी कॉम। ये दोनों ध्वजवाहक भी थे। फिर देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में जेम्स हंटन, पहला ऑप्शन ही हम लोगों का सही है, जेम्स हंटन को जाना जाता है, ठीक है। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इरेस्टोथनीज ने किया था, या भूगोल के पिता भी इरेस्टोथनीज को भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग, भूगोल के पिता इरेस्टोथनीज भूगोल के पिता थे। और फिर उसके बाद आपका भूगोल के और आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता आपके थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फिर देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है। 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन द आवर प्लानेट, वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो ऑप्शन सी सही है हम लोगों का, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 5 जून के दिन क्या मनाया जाता है आप लोग? 5 जून के दिन आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है? क्रिस गेल, युवराज सिंह, उसैन बोल्ट, या सभी? तो इसमें से ऑप्शन डी, सभी को नामांकित किया गया। इसमें से उसैन बोल्ट 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं, जमैका के आपके धावक हैं, ठीक है। उनको भी टीका नाम में राजदूत बनाया गया है। क्रिस गेल, युवराज सिंह और उसैन बोल्ट तीनों को एक साथ बनाया गया है। फिर देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसकी प्रक्रिया के लिए संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन तो साहित्य का नाम नहीं कुछ कम से कम 50 बार रिपीट किया होगा। अनुच्छेद 368, पहला ऑप्शन ही सही है, अनुच्छेद 368। शायद इति का नाम कोई ऐसा कोई थी जहाँ पे ना आया हो। फिर देखिए अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात। अगर आपको अनुच्छेद नहीं भी पता रहेगा संविधान संशोधन करने वाला, तो इसमें से चारों में से दो भी, अगर 2 या 3 भी पता होगा तब भी आप लोग कर जाएंगे। अनुच्छेद 352 आपका किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 356। और 249 किससे संबंधित है? यह राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर अधिकार प्रस्ताव लाने से संबंधित होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 का यूज़ किया जाता है। फिर देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ व हुमायूं। बाबर जब मर रही थी, मरने वाली सैया पे लेटा हुआ था, तो उस समय उसने हुमायूं से गुहार की थी कि वो सारा राज्य अपना सभी भाइयों में बराबर बराबर बांटे। तो कामरान जो था वो हुमायूं का भाई था, ठीक है। और हुमायूं के और कौन कौन भाई थे? हुमायूं के भाई थे आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कामरान था, हिंदाल था, कामरान था, हिंदाल था, और अस्करी था, अस्करी। और चौथा कौन था? चौथा खुद हुमायूं, ठीक है। ये 4 लोग थे, और इनके बीच में टिका नाम है साम्राज्य का बंटवारा हुआ था, वो मिडल हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू करी गई थी? ये भी क्वेश्चन देखिए, मैं इसको टफ क्वेश्चन मानता हूँ, इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये,
ठीक है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट आपको क्लिक नहीं करेगा। और ये 2022 का न्यूज़ है, ठीक है, ये आपका राजस्थान में शुरू करी गई थी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, हर क्वेश्चन को करना ज़रूरी नहीं होता है। फिर देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, ये कब पारित किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। याद कीजिए, लॉर्ड लिटन आया था तो आर्म्स एक्ट और क्या पारित किया था उसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह पारित किया था। फिर उसको रिपन आया था, उसने इतिका नाम में सब कुछ हटाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था, इसीलिए रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता था। ये सब मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, वहाँ पर आपको बताऊँगा। 31वां का आपका डी 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो भी इसी वर्ष पारित हुआ था। और किसके द्वारा पारित किया गया था? आपका लिटन के द्वारा। फिर देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में तो किसी कीमत पे नहीं होगा। देखिए चारों ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करने का भी ऑप्शन आपको बताता हूँ। नई दिल्ली में तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ना ही हैदराबाद में होगा, ठीक है। अब बचा आपका गोवा और कन्याकुमारी। तो समुद्री विज्ञान आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर अगर किसी ने PYQ एक बार भी लगाया होगा तो वो तुरंत ही गोवा की तरफ जाएगा, ठीक है। हालांकि दोनों में 50-50 चांस है, मगर इस तरीके जब 50-50 वाले में आप पहुँचेंगे, थोड़ा आप लोग कॉमन सेंस और कुछ PYQ का एनालिसिस, जो जितना ज़्यादा आप PYQ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा करेगा। तो देखिए गोवा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, गोवा। फिर देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? अब इसमें भी देखिए कॉमन सेंस से आप लोग चाहेंगे तो एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए नर्मदा नदी जो है यहाँ पर और बाकी नदियों के मुकाबले किस तरीके से गुजरती है? आपका भ्रंश घाटी में से बहती है, और जब भ्रंश घाटी में से बहेगी तभी आपका धुआंधार प्रपात का निर्माण होगा, ठीक है। और ये जबलपुर के पास आपका भेड़ा घाट के पास, जबलपुर में एक भेड़ा घाट है, वहाँ पर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। और इसी पर नर्मदा नदी पर ही आपका गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी जो है आपका, वो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे पहली लंबी नदी कौन है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरी कौन सी नदी है? ये गोदावरी है। और प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर उसके बाद जो कृष्णा है, ये महाबलेश्वर से निकलती है, और ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। और विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। ये सब आपको जियोग्राफी में कराया जाएगा। यहाँ पर समय की पाबंदी है, इसीलिए जल्दी में आपको बताया जा रहा है। फिर देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति किससे संबंधित है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्ति है। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको फेमस किया था, मगर असल में इस पंक्ति को किसने कहा था? इसको कहा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। ये ऑप्शन में है नहीं। इसको वास्तविक रूप से किसने गुनगुनाया लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी ने। और इसको फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। फिर देखिए और अलग अलग नारा है, जय हिंद का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा ये दिया था जय सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह ने क्या नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद भी जो नारा है वो हसरत मोहानी का है, मगर उसको फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। और रास बिहारी बोस ने क्या नारा दिया था? रास बिहारी बोस का ऐसा कुछ नारा तो है नहीं। हाँ, रास बिहारी बोस का थी, रास बिहारी बोस ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक किताब लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। फिर देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? पल्लव, चोल, चालुक्य व चेर। तो ये चालुक्यों के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, ठीक है। फिर देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में से किसका उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में O2 ऑक्सीजन जो है जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है। तो ये मुझे पंखा बंद करने दीजिए, नहीं तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा। फिर देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन, आपका 37वां नंबर क्वेश्चन है। 37वां नंबर क्वेश्चन, हाँ 37वां नंबर क्वेश्चन ही, 36 तो हो चुके हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंतःश्वसन के बाद निष्कासित की जा सकती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फेफड़े का आयतन। जितना आप अपने अंतःश्वसन लेते हैं, वो जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या कहेंगे? वो फेफड़े का आयतन ही तो होगा। एक जल का आयतन कैसे नापा जाता है? उसमें एक पात्र का आयतन या एक डिब्बे का आयतन कैसे नापा जाता है? उसमें जल भर कर या नापा जाता है। तो उसी तरीके फेफड़े का आयतन कैसे नापा जाएगा? उसमें हवा भर कर नापा जाएगा, तो वो आयतन कहलाती है। फिर देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन, सरल उपकला ऊतक होती है। सरल उपकला ऊतक क्या होती है? तो सरल उपकला ऊतक जो होती है ये आपका एक कोशिका के बराबर मोटी होती है,
ठीक है। ये कैसी होती है? सरल उपकला ऊतक कोशिका के बराबर मोटी होती है। उपकला जो ऊतक होते हैं वो अंगों के बाहरी व भीतरी सतह का निर्माण करते हैं, जिससे उनमें चोट वगैरह या उनका सुरक्षा या जो सुरक्षा होती है उसका वो निर्माण करते हैं, ठीक है। जो उपकला ऊतक होती है वो अलग अलग तरीके की होती हैं, और इसके बारे में आपको बायोलॉजी की जो क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा। फिर देखिए 39वां नंबर क्वेश्चन, एंजाइम टाइलिन एमाइलेज किस में पाया जाता है? लार में। ए पहला ऑप्शन ही हम लोगों का सही है, लार में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन एमाइलेज, ठीक है। और एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मांड को क्या करता है? माल्टोस में बदल देता है। और अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, जो उसी से क्या होता है? अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। फिर हम लोगों का देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? विषाणु केवल मृत पशुओं पर ही तेजी से प्रजनन करते हैं? नहीं, ये गलत बात है। विषाणु इति का नाम है आपका वो अपने आप भी प्रजनन करते हैं। विषाणुओं को विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इतनी कोई माध्यम नहीं फैलेगा, कोरोना में जो कोरोना विषाणु एक था, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था, वो किसी न किसी माध्यम से ही तो फैल रहा था। माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर उसको देखिए आपका सी ऑप्शन दिया, विषाणु में वसा व कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं? नहीं, विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व नहीं मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारा 40वां का डी सही है। विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, तो हमारा ये वाला सही है। विषाणु की विशेषता यही है, ठीक है। वायरस न तो बढ़ते हैं, न तो वायरस को विषाणु कहा जाता है। वायरस न तो बढ़ते हैं, न सांस लेते हैं, और न ही चपापचय करते हैं, बल्कि वो केवल प्रजनन करते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों ही माना जाता है। ये वायरस तब निष्क्रिय होते हैं जब वे मेजबान कोशिकाओं के बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन मेजबान जो कोशिकाओं के भीतर ये सक्रिय हो जाते हैं। देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो आपका जब से देश आज़ाद हुआ तब से कहाँ पर ध्वजारोहण होता है? आपका लाल किले पर होता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी तक। फिर देखिए 42वां, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो इस टाइप का जो 42वां टाइप नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सीधे आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं। यह आपका ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 120। ये अनुच्छेद 120 के अनुसार जो भारत की संसद में जो कामकाज की भाषा होगी वो हिंदी या अंग्रेजी होगी। और अनुच्छेद 43(2) में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज और अन्य प्रयोजन अंग्रेजी भाषा में ही केवल होंगे, ठीक है। 15 सालों के बाद उसके बाद हटाने का प्लान था मगर हट नहीं पाया। आप लोग जानते हैं एक तो तमाम इतनी का नाम भाषाई राज्यों का दबाव रहता है, और ऊपर से अंग्रेजी का विकल्प भी तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? 1853, 1854, 1855 या 1852? तो पहली रेलगाड़ी आपका कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी क्या? हाँ शायद 1853, हाँ 1853 में चलाई गई थी, बम्बई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। और दूसरी आपकी जो रेलगाड़ी थी वो आपका चलाई गई थी मद्रास में चलाई गई थी। मद्रास से लेकर अर्काट तक दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी। और यहाँ पर देखिए रेलवे डिपार्टमेंट का एग्जाम है तो इसलिए यहाँ पर पूरा एकदम अच्छे से आप लोगों को बताएं। पहली रेलगाड़ी आपका कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को आम जनता के लिए चलाई गई थी। और कितनी दूरी तक चलाई गई थी? ये आपका 34 किलोमीटर बम्बई से लेकर बॉम्बे से लेकर थाने तक। फिर 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया था। ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले सेक्शन का उद्घाटन हावड़ा से हुगली तक किया गया था। और दक्षिण भारत की पहली रेल 1 जुलाई 1856 में चलाई गई थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब करी गई थी? यहाँ मैं लिख देता हूँ, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपका कब करी गई थी? 1905 में, ठीक है। देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हमारा नागालैंड जो है वो पहला ऐसा बना है जिसमें पेपरलेस इति का नाम है सारा काम होगा, ठीक है। ऐसी विधानसभा जिसमें सारा काम पेपरलेस होगा। और डिजिटल क्लॉक कहाँ पे लगी है? डिजिटल क्लॉक आपका गुजरात में लगी है। ये भी करंट का क्वेश्चन है और जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, आया था वहाँ पे। डिजिटल क्लॉक कहाँ लगी है? आपका गुजरात में। फिर देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? जापान, मिस्र, भारत या चीन? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका
भारत नहीं, गलत हो गया ना, चीन। चीन सबसे बड़ा आपका उत्पादक देश है। ठीक है, 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो हमारा 1991 का वर्ष। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे। प्रधानमंत्री उस टाइम थे नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जिन्होंने क्या नाम है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले भारतीय इकॉनमी बंद इकॉनमी थी। फिर देखिए 48वां नंबर क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? कनाडा, इटली, फ्रांस या रूस? तो शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी आपका इटली के द्वारा करी जाएगी। यहाँ पर इटली के द्वारा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इटली के द्वारा करी जाएगी। और आइए हम लोग बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट मेज़बान खेल होंगे, उनका मेज़बानी कहाँ कहाँ होगा ये देख लेते हैं। देखिए 25वां शीतकालीन ओलंपिक, इसका तो मेज़बानी इटली में किया जाएगा। और जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वां ओलंपिक, जिसे हम ओलंपिक, मैं सीधे लिख देता हूँ, ग्रीष्मकालिक उसे कहते हैं ओलंपिक, इसका आयोजन आपका पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 34वां जो ओलंपिक होगा, 33वां के बाद 34वां 2028 वाला, ये तो 2024 में होगा। 2028 ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? 2028 ओलंपिक का आयोजन होगा आपका लॉस एंजलिस, यूएसए में, लॉस एंजल्स, यूएसए में। ठीक है, फिर देखिए 49वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1948, 1951 या 1949? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये भी छोड़ने के लिए ही होता है। अगर आपको आता है तो करिए, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन रेंडमली, ये मुझे भी नहीं आ रहा था इसमें, हालांकि इसका उत्तर है 1949। ठीक है, काफ़ी ढूंढने पर मिला है। 1949 में भारतीय संसद समूह की स्थापना करी गई थी, और मुझे एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ा। फिर देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप की मेज़बानी की है? ठीक है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसकी मेज़बानी कितनी बार की है? उसकी मेज़बानी 4 बार करी है। ठीक है, कब कब करी है? एक 1987 में करी है पहली वाली, 1987 में, दूसरी करी है 1996 में, और फिर तीसरी करी है आपका 2011 में, जिसमें धोनी ने जिताया था छक्का मार के, और 2023, ये तो एकदम नाइट मेयर था इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से हराया। इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे। और धन्यवाद।